देखिए बच्चों, सिंटैक्स चल रहा है और सिंटैक्स में टॉपिक है वर्ब। ठीक है। और वर्ब मैंने बताया था किसे कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट एक्शन विच इज डन बाय नाउन और प्रोनाउन। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी कार्य को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। इसकी एक क्लास मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसी के आगे हम करेंगे कि पहला पॉइंट दे रखा है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। सबसे पहले ये पेयर में यूज किया जाता है। जब नॉट ओनली आएगा, नॉट ओनली के साथ क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। तो जब पेयर में आते हैं कंजंक्शन तो क्या करते हैं, इसके साथ दो नाउन या प्रोनाउन भी आएंगे। और दो नाउन प्रोनाउन का मतलब दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, दोनों प्लूरल भी हो सकते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल भी हो सकता है। तो उस केस में फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे जो वर्ब लगाऊंगा वो किसके अकॉर्डिंग आनी है, तो वहां ध्यान देना होता है। तो ध्यान देना, नॉट ओनली के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा और बट ऑल्सो के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों ही सब्जेक्ट लेता है तो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग क्या लगता है, मेरी वर्ब लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमेशा वर्ब लगती है नेगेटिव शब्दों से बचती है। जब भी हमेशा नेगेटिव शब्द यूज होगा तो वहां से वर्ब बचती है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाती है, एक हमेशा थिंकिंग रहती है। तो देखो यहाँ पर नॉट इधर लग रहा है ना, तो नॉट इधर लग रहा है तो इस वाले सब्जेक्ट की मना करेगा तो किसके पास चला जाएगा, फिर दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो दे हैज या हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो आपने देखा नॉट ओनली के बाद ही आया है और बट ऑल्सो के बाद दे आया है। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं कि हैज लगाऊं क्या हैव लगाऊं। तो मेरे लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉट इसको असर डाला है। तो बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, मेरी वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे लग जाएगा हैव, हैज नहीं आएगा। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरी वर्ब लगाई जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अगली बात, अब ये कह रहे हैं कुछ किताबों के नाम, कुछ न्यूज़पेपर या फिर कुछ कंट्री के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो गए। भाई बहुत सारी चीज नाम में मैंने पढ़ाई, देखने में सिंगुलर लगती है, होती प्लूरल है। तो दिखने से क्या मतलब है, जो मीनिंग होगा उसको पहुंच जाएंगे ना। तो कुछ बुक का नाम, जैसे कि एक बुक होती है अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। तो ये देखने प्लूरल लग रही है, नाइट्स मतलब रात्रियां। तो जबकि ये किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक, इज माई फेवरेट बुक। तो बात क्या कहना चाह रहे हैं, कोई किताबों का नाम हो, चाहे न्यूज़पेपर का नाम हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो टाइम्स ऐसा आता है ना, तो ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर ही होता है। तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी होती है। चाहे कंट्री का नाम ले लिए, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, तो ये कंट्री के नाम है। तो यू ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, फॉलोइंग दीज वर्ड्स, बुक, न्यूज़पेपर और कंट्री। आज हम वर्ब खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगला है एक, अगर प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप की बात कर रहा है या निश्चित रकम की बात कर रहा है वाली प्लूरल, लेकिन निश्चित दूरी या निश्चित रकम की बात कर रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगी। जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स is not a large distance, is not a large distance by the car। ठीक है, तो आपने देखा कि 10 किलोमीटर की दूरी गाड़ी से कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा है तो ये प्लूरल, लेकिन फिर भी वर्ब क्या लगाई है उसने, सिंगुलर लगाई है। तो निश्चित रकम हो या फिर जैसे कि 20 रुपीज, 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट, ये ज्यादा रकम नहीं है। तो आपने देखा कि 20 रुपए की रकम ज्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या किया, सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, तो निश्चित रकम हो या निश्चित दूरी हो, भले ही वो प्लूरल है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अगली बात, कुछ शब्द हैं डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट और रिप्रेजेंट। इनके बाद हमेशा क्या लगाया जाता है,
एज लगाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा बिहेव बताते हैं, ये तरीका बताते हैं, मैनर बताते हैं कि किस तरीके से कोई चीज डील की जा रही है। जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला ही रिगार्ड्स मी एज आ ब्रदर, वो मुझसे कैसे व्यवहार करता है, वो मुझसे कैसे व्यवहार करता है, भाई की तरह व्यवहार करता है। तो रिगार्ड के बाद क्या आ गया यहाँ पर, एज आ गया, ठीक है। When you use these following words, you should use as. Okay? तो इनके बाद हमेशा क्या लगेगा, as लगेगा, याद रहेगा। उसके बाद देयर, नीड, मेक, सी, हेयर, चूज, थिंक, अपॉइंट। जब ये वर्ड्स आपके पास होंगे, इनके बाद ना तो आपको टू लगाना है ना ही आपको एज लगाना है, ये बिल्कुल क्या करेंगे, वर्ब के साथ आएंगे, बिना इन शब्दों के साथ। जैसे कि अगर यहां मैंने लगाया ही डेयर नॉट टू गो, तो आपने लगा डेयर के साथ उसने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। तो इनके साथ जो शब्द दे रखे हैं, ना टू आएगा ना ही एज आएगा, सिंपली क्या लगाओगे, ठीक है, ही डेयर नॉट गो। ठीक है, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो कोई टेक्निकल पॉइंट बताएं, बस सिंपल सी, बस पता होना चाहिए कि ये चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, और कुछ नहीं। अगली बात, अब यहाँ पर थोड़ी सी अब बातचीत हो जाती है शुरू, ध्यानपूर्वक देखना। और यहाँ से सेंटेंस बहुत बनते हैं, ये 4-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर, अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस सुने आपने, शर्त सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से कंडीशनल की बात करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और कंडीशनल का मतलब क्या होता है, जब कोई काम एक पूरा होगा तो दूसरा काम पूरा होगा, वो शर्त होती है। अरे शर्त का मतलब क्या है, अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हारे नंबर आएंगे, तो तुम्हारे नंबर आने का क्या शर्त है, मेहनत करना। तो वही कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस में या तो इफ आता है या व्हेन आता है। कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग या इफ से होगी या व्हेन से होती है, और भी शब्द है, अनलेस भी आता है, वो नहीं, फिलहाल इफ की बात करो। तो कह रहा है अगर इफ या व्हेन आ रहा है, अगर मेरा सेंटेंस पहला सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या नॉर्मल, यानी ऐसी कंडीशन जो 50-50% होता है, होने के भी नहीं भी होने के। 50% इसलिए बोल रहा हूँ, काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और कैसे, जैसे मैंने बोला कि बेटा अगर तुम मुझे बाइक दोगे तो मैं बाजार जाऊंगा, दे देगा तो बाजार जाऊंगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं जाएगा। तो दोनों ही चीजें, बाजार जाने की दोनों ही चीजें, बाइक मिल जाएगी तो जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊंगा। तो 50-50% चांसेस वाली कंडीशन में क्या करते हैं कि पहला सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और दूसरा आता है मेरा सिंपल फ्यूचर में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहली बात तो ये, जैसे कि इफ यू हेल्प मी, आई विल गिव यू माई बुक, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे अपनी किताब दे दूंगा। तो आपने देखा दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में नजर आ रहे हैं कि तुम मुझे मदद करेगा तो मैं दूंगा, दोनों में गा गी आ रहा है, तो इसको भी फ्यूचर कर देता है वो शब्द के अनुसार। हिंदी की जो लाइन होती है ना, वो हमें कंफ्यूज करती है कि दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में नजर आ रहे हैं पढ़ने पे। अगर तुम मुझे पेन दोगे तो मैं पत्र लिखूंगा, पेन दोगे तो गे के अकॉर्डिंग बच्चा फ्यूचर भी लगाता है, लेकिन ये नहीं लगेगा कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। बात क्लियर है। अच्छा, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर दो। अगर मान के चलिए पहले वाले सेंटेंस में इमेजिनरी कंडीशन आ रही है, काल्पनिक, कल्पना कर रहा है, कल्पना का मतलब कभी सत्य नहीं हो सकता, अवास्तविक, अनरियल की बात कर रहा है, तो अनरियल को किससे बनाते हैं, वर्ड से बनाते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बनेगा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी अनरियल का मतलब कभी सत्य नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बोला इफ आई वर अ पिजन, अगर मैं कबूतर बन जाऊं, आई वुड गो देयर, मैं वहां पे चला जाऊं, तो क्या वो पिजन बनेगा। वो कह रहा है अगर मैं कबूतर बन जाऊं तो मैं वहां चला जाऊं, तो ना तो कबूतर बनेगा ना उड़ पाएगा। तो अनरियल घटना हो गई ना, ऐसी घटना, ऐसी बात जो कभी सत्य नहीं हो सकती। तो पहला सेंटेंस वर्ड से बनाते हैं, वैसे आई के साथ वॉज लगाते हैं ना, लेकिन यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां आई के साथ वर लगा रहा है पूरी इंग्लिश में, और कहीं नहीं आता। उसमें क्या नाम है, दयाल बाग में एक बच्चे से पूछा गया था, जो इंटर के बाद जो पढ़ाई करने के लिए गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था उससे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर आई के साथ वर आता है। तो वो बच्चा घर पे आके बता रहा था, मैं बता नहीं पाया था, लेकिन वो उससे डिस्कस कर रहा था कि सर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, मैंने होता है, वो इमेजिनरी कंडीशन में होता है। तो यहीं से पूछा गया था उससे। तो आई के साथ वर्क कंडीशन सेंटेंस पूछा जाता है जो अनरियल वाली होती है। तो करना क्या है, तो अनरियल होगा तो दूसरा सेंटेंस वुड से बनेगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। 50-50% चांसेस होंगे जो काम हो जाएगा, ठीक है, तो वो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा।
एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन का मतलब होता है जो काम होते होते रह गया है लेकिन हुआ नहीं, केवल पछतावा है, रिपेंटनेस, ठीक है, केवल पछतावा है, रिपेंटनेस है। रिपेंटेंस में क्या करेंगे, तो पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्शन मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा बनेगा वुड हैव, किससे बनेगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब बोलते हैं ना, अगर मैंने मेहनत करी होती तो मैं पास हो गया होता, इसका मतलब समय नहीं है ना अब। अगर इंडिया ने अच्छे से क्रिकेट खेला होता तो हम वर्ल्ड कप जीत गए होते। तो केवल पछतावे की बात कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर ये वाला होता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा वाला वुड हैव। जैसे कि if she had work hard, ओके, कॉमा, उसके बाद I would have passed this exam, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर उसने मेहनत करी होती, शी होगा ना, शी तो मेहनत कर रही है, इफ शी वर्क हार्ड शी वुड हैव पास दिस एग्जाम। तो दूसरा स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा बनता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन सेंटेंस होते हैं कंडीशन सेंटेंस के, ठीक है। तो यहां से बहुत सेंटेंस बनते हैं वर्ब वाले में। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। देखिए अगली बात, ये तो हो गई यहां पर आपकी बात, यहां तक हो गई है। चलो अब जहां पर अगला पॉइंट जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन दूसरे रूप में, वो दूसरे तरीके से हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के रूप में पढ़ेंगे कैसे। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको रूल बताया था टेंस चेंज करने का। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, वैसे कि वैसा रहता है। याद करो वो वाली बात, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये वही वाला पॉइंट है यहाँ पर अगला वाला, अगर प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब पहले वाला जिसको वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे थे, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो दूसरा टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे कि ही सेज दैट, ही सेज दैट, ठीक है ना, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं, ठीक है। और ये भी हो सकता है ही सेज दैट आई गॉट अप अर्ली। अच्छा, ही सेज दैट आई विल गेट अप। तीनों से क्या बात समझ में आई, कि देखो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, तो दूसरा प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो आगे रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में होने की वजह से तीनों में आगे नहीं आ गया। तो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। लेकिन कलेश कब फैलता है, जब रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट में होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर पहले वाला सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज का पास्ट में होगा तो दूसरा वाला भी पास्ट में ही होगा। अगर मैं यहां पे करता ही सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, तो आपने देखा पहला सेंटेंस पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लॉज, तो उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी, यहाँ पे इज नहीं आ सकता, यहाँ पे वॉज आएगा। तो ये बात थी, पहला सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी में भी हो सकता है। लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगी तो डेफिनेटली क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा। लेकिन एक कंडीशन और लिखाई थी, अगर रिपोर्टिंग में भले पास्ट में है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो दूसरा वाला चेंज कब और नहीं होता, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है। तो यहां भी देख लेना, या साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, ये चेंज नहीं होना, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते। तो वहां की बात यहां रिपीट हो गई है वर्ब में, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स ये हो गया। अगली बात, पर्पस दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सो दैट। ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति पर्पस दिखाने का काम कर रहा है, अगर पर्पस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम उसके लिए मे लगाते हैं।
अगर पर्पस आपका पास्ट का था तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। भाई एक व्यक्ति, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके फ्यूचर में आएगा ना। तो प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो तो अब मे का प्रयोग करोगे, लेकिन आपसे पहले पिछले साल वाले बच्चों ने मेहनत करी, उनका रिजल्ट आ गया ना। हम 2023-24 के बच्चों की बात करें, उन्होंने मेहनत करी, उनका रिजल्ट आ गया। तो पास्ट में मेहनत करी, पास्ट में उनका रिजल्ट आ गया, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, माइट में बनेगा। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो आपने देखा वह मेहनत करता है जिससे पास हो जाता, मे से बनाया। अच्छा, मैंने बोला ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी, सो दैट ही माइट पास। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, मे में क्यों बना रहे हैं, बताओ मे में क्यों बना रहे हैं, मे और माइट में। क्योंकि अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो पक्का थोड़ा कर दिया आपने वही होगा, अभी संभावना है ना कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। जिस चीज का हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं मॉडल, मे लगाते नहीं लगाते, इट मे रेन, आई मे गो, शी मे कम। तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का तो प्रयोग करते हैं, मे और माइट। तो वही कह रहा भाई, अभी वो वर्तमान में मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट फ्यूचर में हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं, पास होने का, तो इसलिए मे लगाया। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक ही छुपा हुआ, अगर आप मे लगा रहे हैं इसका कोई ना कुछ रीजन भी होगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है कि ये ही मस्ट पास। तो क्या तेरे पास नकल आ जाएगी क्या, तेरे पास का एग्जाम पेपर आ जाएगा तो तुम मस्ट लगाओगे या फिर विल लगाओगे, ऐसा नहीं ना। तो अभी पॉसिबिलिटी है, सोच के चल रहा है कि सब मैं मेहनत अभी इसलिए कर रहा हूँ आगे ये काम हो जाएगा, तो पर्पस के लिए आपने मे माइट लगाया। तो ये चीज थी यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको मालूम ही है, जब वर्ब मेरी टेल आती है, टेल के साथ क्या लगाते हैं, लाई लगाते हैं, है ना। जैसे कि ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। अगर आप स्पीक लगा रहे हो, स्पीक के साथ क्या लगाते हैं, ट्रुथ लगाते हैं ना। अरे नहीं मालूम, ही स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, ये नाउन है, टेल के साथ लाई लगाएंगे, स्पीक के साथ ट्रुथ लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी इसमें, ठीक है। और ये पॉइंट तो समझ लो यहाँ पे दो, इसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगी। क्या नॉर्मली आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जब नॉर्मली फ्यूचर दिखाने के लिए आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, जैसे कि आई शेल हेल्प यू, आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आपने इसको थोड़ा उल्टा कर दिया, अगर मान के चले आई और वी के साथ शेल ना लगा करके विल लगा दिया, तो ये मीनिंग क्या करते हैं, ये अर्थ बदल देते हैं। अगर आई और वी के साथ शेल की जगह आपने विल लगा दिया तो फिर क्या लगेगा, फिर ये दिखाएगा यहाँ पर क्या, या तो कमांड यानी आदेश दिखाएगा, प्रोमिस दिखाएगा, थ्रेट धमकी दिखाएगा, डिटर्मिनेशन या पक्का इरादे को दिखाएगा, यानी अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि आई विल बीट यू, ठीक है, मैं तुमको पीटूंगा, तो क्या हो गया, धमकी हो गई। अब जैसे कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम, क्रैक दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम को पास करके रहूंगा, तो इसमें क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। तो पक्का इरादा हो, वायदा हो, धमकी हो, तब आप क्या करोगे, आई के साथ विल का प्रयोग करोगे, ठीक है। आप सोचते ना सर सबके साथ विल लगा दो, लेकिन नहीं, नॉर्मली फ्यूचर में आई और बी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन आई और बी के साथ विल लगा दिया तो क्या लग जाएगा, या तो आप कमांड दे रहे हैं, वायदे की बात कर रहे हैं, थ्रेट की बात कर, डिटर्मिनेशन। बोलते ना आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी किताब जरूर वापस कर दूंगा, अब वो वायदा कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे विल के साथ है, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, नॉर्मली विल लगाते हैं कि नहीं, यानी यू, ही, शी, इट और दे के साथ क्या लगाते हैं बेटा, विल लगाते हैं कि नहीं। नॉर्मल फ्यूचर के लिए, एक साधारण बात बताने के लिए फ्यूचर लगाते हैं, जैसे कि ही विल कम, वह आएगा। लेकिन अगर इनके साथ आपने शेल लगा दिया, ही के साथ शेल लगा दिया, ही के साथ शेल लगा दिया, यू के साथ शेल लगा दिया, तो फिर क्या करेगा, इच्छा को दिखाएगा, वायदे को दिखाएगा, धमकी को दिखाएगा। जैसे ही विल कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क, वह इस काम को खत्म करके रहेगा। अब ये इसकी इच्छा है, डिटर्मिनेशन है। ही के साथ विल लगाया आपने, नहीं ही के साथ विल नहीं, शेल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये विलिंगनेस होगा। अच्छा, विल केवल मैं विल लगा देता, ही विल कंप्लीट दिस वर्क,
इसका मतलब वो काम करेगा। अब पता नहीं भैया करे नहीं करे, कब तक करेगा, नोबडी नोस। फ्यूचर के बारे में कोई निश्चितता नहीं होती, भविष्य बहुत बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति भविष्य की बात कर दूंगा, ले लूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, इसका मतलब टाल रहा है ना, तो वो चीज हो जाती है ये चीज। और लास्ट बचता है कि बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो शब्द हैं, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल और टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टॉपिक खत्म होता है, दैट वाज द वर्ब। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगले पार्ट में।